नमस्कार, मैं कोकिन आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सीरीज़, जिसमें मैं आपको एक प्रैक्टिस सीरीज़ पहले दे चुकी हूँ। आज हमारी दूसरी प्रैक्टिस सीरीज़ रहेगी, जिसमें मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, वही मैंने यहाँ पर रखे हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। व्याकरण से संबंधित मैं आप लोगों को 2 क्लासेस दे चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपका व्यंजन है, जो वर्ण विचार है और आपका संज्ञा का टॉपिक मैंने बिल्कुल डिटेल में साथ में पीवाईक्यू मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। तो अब हमारी ये क्लासेस अल्टरनेट डे पे चलेंगी, यानी कि 2 दिन आपकी हिंदी व्याकरण की रहेगी, 2 दिन आपका जो यूजीसी नेट पेपर तो हिंदी है उसकी रहेंगी और 2 दिन क्लासेस आपकी ये जो प्रैक्टिस सीरीज है, चाहे आप इसको नेट के लिए मान सकते हो, जेआरएफ के लिए जो आपका टीजीटी, पीजीटी, डीट प्लस बी, केवीएस, एनवीएस सब के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो मुझे दोनों बच्चों को साथ में लेकर चलना है, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहा है, चाहे वो नेट पेपर टू हिंदी की तैयारी कर रहा है। वैसे नेट का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, कंप्लीट होने में उसको टाइम लगेगा, बट मैं इतनी उम्मीद करती हूँ कि आपका एग्जाम अब जून में है, तो आप जून को टारगेट करते हुए अपनी तैयारी कर रहे हैं। जून में आपका एग्जाम 100% होगा बेटा, ये एचटेट नहीं है कि इन्होंने बोल दिया कि मई में लेंगे, जून में लेंगे, अप्रैल में लेंगे, नहीं। ये एनटीए है, ये आपका एग्जाम बिल्कुल टाइम पर कंडक्ट करवाता है। साल में 2 बार आपका एग्जाम होता है, एक बार तो आपका होता है जून में, एक बार होता है आपका जुलाई में, जो सॉरी दिसंबर में होता है, यानी साल में 2 बार आपका एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवा लेती है। तो आप लोग अगर आप एस्टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप नेट की तो मान के चलो कि आपका नेट कंफर्म है कि आपका जून में आपका जो नेट है वो होकर ही रहेगा। ये एचटेट वाले पता नहीं कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, लेकिन जब तक एग्जाम डेट नहीं आती आप लोग अपनी तैयारी करते रहो। तो आज का जो हमारी क्या बताया मैंने, प्रैक्टिस सीरीज 2 रहने वाली है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या आता है आपके सामने कि अपभ्रंश के प्रचार प्रसार का श्रेय जैनियों को ही है। जैनियों का मुख्य व्यापार व्यवसाय था, मुख्य व्यवसाय व्यापार था। पश्चिमी भारत का व्यापार मुख्यतः जैनियों के हाथ में था। यह कथन अपभ्रंश काव्य के बारे में किसका है? क्या पूछा गया है आपसे कि जो अपभ्रंश साहित्य है, हमारा जो आदिकालीन साहित्य है वो अलग अलग भागों में बटा हुआ है, जिसमें अपभ्रंश आता है, जैन या रास साहित्य आता है, रासो आता है, आपका सिद्ध लौकिक सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य आता है। तो यहाँ पर आपसे अपभ्रंश से क्वेश्चन पूछा गया है कि अपभ्रंश के प्रचार प्रसार का श्रेय जैनियों को जाता है। जैनियों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। आपके लिए नया क्वेश्चन बन सकता है कि जैनियों का जो मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। पश्चिमी भारत का व्यापार मुख्यतः जैनियों के हाथ में था। यह कथन अपभ्रंश काव्य के बारे में किसका है? तो पश्चिमी जो भारत है, हमारा जो पश्चिम भारत है, जैसे ये 4 दिशाएं होती हैं, इसमें एक साइड पूरब और यहाँ पे क्या है? पश्चिम। तो जो पश्चिम का जो हिस्सा है व्यापार का, वो किसके हाथों में था? जैनियों के हाथों में था। तो ये कथन किसने कहा है अपभ्रंश में जैनियों के बारे में? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो याद रखना है दोस्तों, आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है। तो ये कहने वाले कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या कहा है कि जो अपभ्रंश थे उनमें जो जैनी हुए हैं उनका व्यापार क्या था? व्यवसाय क्या था? व्यापार करना। और व्यापार भी वो कहां पर करते थे? पश्चिम भारत में, यानी कि पश्चिमी भारत में व्यापार का बोलबाला किसका था? अपभ्रंश में जैनियों का था। ये कौन कहते हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं अपने इतिहास ग्रंथ में। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से असंगत है। यहाँ पर आपको असंगत बताना है। मेरे देश की संसद मौन है, रोटी और संसद से ये पंक्ति ली गई है। कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है, मोचीराम कविता से ली गई है। एकता, युद्ध और दया अकाल की पूंजी है, अकाल दर्शन से ली गई है। विपक्ष में बेकारी और नींद से परेशान, ये पंक्ति अकाल दर्शन से ली गई है। तो आपके सामने 4 कविताएं दी गई हैं और इनमें से बताना है, एक तरफ कविता है, दूसरी तरफ कविता की पंक्तियां हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी मैच नहीं करती।
सबसे पहले तो ये चारों पंक्ति सॉरी ये चारों जो कविताएं हैं वो किसकी हैं? चार नहीं तीन कविता है, एक कविता मैं बताऊंगी वो कौन सी है। तो ये चार कविताएं आपके सामने है, ये किसकी हैं? ये है सुदामा पांडे धूमिल की। किसकी कविताएं हैं बेटा? ये याद रखना है, सुदामा पांडे धूमिल की क्या है ये कविताएं हैं। रोटी और संसद से मेरे देश की संसद मौन है, बिल्कुल सही है। मोचीराम जो कविता है उसमें कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है, ये पंक्ति भी इसी से ली गई है। एकता युद्ध और दया जो है वो अकाल की पूंजी है, ये किसने कहा? ये सॉरी ये किसमें कहा गया? अकाल दर्शन में कहा गया है, ये भी सही है। लेकिन विपक्ष में बेकारी और नींद से परेशान, ये अकाल दर्शन से नहीं बल्कि किससे पंक्ति है? ये नक्सलवाड़ी कविता से पंक्ति है। याद रखना है कहां से पंक्ति ली गई है, नक्सलवाड़ी कविता से पंक्ति ली गई है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पर असंगत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से सही क्रम है, यानी आपको यहाँ पर सही क्रम बताना है। ग्राम ग्राम कफन डिप्टी कलेक्टर पाल गोमरा का स्कूटर, पाल गोमरा का स्कूटर, ग्राम कफन डिप्टी कलेक्टर, कफन ग्राम पाल गोमरा का स्कूटर, और क्या आएगा यहाँ पे? डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर है, कफन है, ग्राम है और पाल गोमरा का स्कूटर है। ये क्या है? ये आप किसकी क्या है? ये इनकी विधा क्या है? ये कहानी है। क्या है ये? सबसे पहले तो इनकी विधा आप लोगों को पता होना चाहिए, कहानी है। ये कहानी भी अलग अलग कहानीकार के द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले आपके सामने कहानी आती है ग्राम। ग्राम कहानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। कफन किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर किसकी है? अमरकांत की। और पाल गोमरा का स्कूटर किसकी कहानी है? ये उदय शंकर प्रकाश की क्या है? कहानी है। अब आप लोगों को इनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम में इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले ग्राम, ग्राम किसकी कहानी बताई है मैंने? ग्राम बताई है जयशंकर प्रसाद की। और कब आती है? ये 1911 में ग्राम कहानी आती है। कफन है मुंशी प्रेमचंद की, 1936 में ये कहानी आई थी। 1936 में ही गोदान छपा था, 1936 में ही प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर किसकी है? अमरकांत की है। और ये कब आती है? ये 1956 में ये कहानी आई थी। पाल गोमरा का स्कूटर उदय प्रकाश की कहानी है। और कब आती है? ये 1977 में ये कहानी आती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर एक क्या है? यहाँ पर बिल्कुल सही है, यानी ग्राम जयशंकर प्रसाद की 1911 में, कफन है मुंशी प्रेमचंद जी की 1936 में, डिप्टी कलेक्टर है अमरकांत जी की 1956 में, और पाल गोमरा का स्कूटर है उदय प्रकाश जी की कब आई थी? 1977 में ये कहानी आती है। चारों कहानियां वेरी इंपॉर्टेंट है। एक कहानी आपसे आपसे उठाकर दे दी जाती है और पूछा जाता है कि इस कहानी मतलब ये कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, या फिर आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि जो पाल गोमरा का स्कूटर है उदय प्रकाश की कहानी है, इसका प्रकाशन वर्ष, चार ऑप्शन आपके सामने दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा इसका प्रकाशन वर्ष सही है। तो चारों कहानियां वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मैंने बता दिया है कि ग्राम है जयशंकर प्रसाद जी की 1911 में आती है, कफन है मुंशी प्रेमचंद जी की 1936 में आई थी, डिप्टी कलेक्टर है अमरकांत की 1956 में, और पाल गोमरा का स्कूटर है उदय प्रकाश की 1977 में ये कहानी आती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया गया है? ये घटनात्मक काव्य नहीं वर्णात्मक काव्य है। क्या है कि ये घटनात्मक काव्य नहीं वर्णात्मक काव्य है, यानी कि जो ये रचना आप लोगों से पूछी गई है रासो साहित्य के बारे में, इसके बारे में शुक्ल जी क्या बताते हैं कि जो ये पूरा रासो ग्रंथ है ये किस में लिखा गया? इसमें घटनाएं दी गई हैं, घटना काव्य नहीं है बल्कि क्या है? वर्णात्मक काव्य है। तो आपको बताना है कि रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस रासो साहित्य के बारे में है? पृथ्वीराज रासो के बारे में है, बिसलदेव रासो, खुमान रासो, परमाल रासो। तो ये बात शुक्ल जी किस रासो साहित्य के बारे में कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। ये किसके बारे में कहते हैं? ये कहते हैं बिसलदेव रासो के बारे में। अब बिसलदेव रासो के जो रचयिता है वो कौन है? नरपति नाला। कौन है? नरपति नाला। पृथ्वीराज रासो के रचयिता है चंदबरदाई। खुमान रासो के रचयिता कौन है? दलपति विजय। खुमान रासो के कौन है? दलपति विजय। और परमाल रासो के रचयिता है जगनिक। परमाल रासो किसने लिखा है? जगनिक के द्वारा ये लिखा गया है। जो बिसलदेव रासो है ये चार खंडों में क्या है? विभाजित है। यानी पहले खंड में क्या है? बिसलदेव जो कौन है? राजा भोजराज, और राजा भोजराज है, और इनकी जो इसमें जो नायिका है राजमती, उनका विवाह दिखाया गया है। दूसरे में दिखाया गया है कि जो राजा है वो मतलब राजमती
राजमती से रूठकर कहाँ चले जाते हैं, उड़ीसा चले जाते हैं। तीसरे में राजमती का विरह वर्णन है और चौथे में फिर राजमती और जो राजा है उनका आपस में क्या दिखाया गया है, मिलन दिखाया गया है। अब बिसलदेव रासो के बारे में एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों कि जो बिसलदेव रासो है इसमें आते हैं विग्रहराज तृतीय और चतुर्थ। बिसलदेव रासो का मूल नाम क्या है? विसलदेव रासो किसके द्वारा लिखा गया था? मैंने बताया नरपति नाल्हा के द्वारा जो ये ग्रंथ लिखा गया था। और इसमें जो बिसलदेव है इसका मूल नाम क्या बताया गया है? विग्रहराज। इसका मूल नाम क्या है? विग्रहराज है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका कौन सा विग्रहराज मानते हैं? विग्रहराज तृतीय मानते हैं। और डॉक्टर बच्चन सिंह क्या मानते हैं? विग्रहराज चतुर्थ मानते हैं। मैंने क्या कहा है कि जो बिसलदेव रासो है नरपति नाल्हा के द्वारा लिखा गया है, लेकिन जो बिसलदेव है इसमें जो नायक है वो कौन है? विग्रहराज। विग्रहराज तृतीय तो रामचंद्र शुक्ल मानते हैं और विग्रहराज चतुर्थ कौन मानते हैं? आचार्य कौन मानते हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह मानते हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। और खुमान रासो के बारे में रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि खुमान नाम के 3 कवि बताते हैं। 3 कवि बताते हैं रामचंद्र शुक्ल, लेकिन जो खुमान द्वितीय है उसको क्या मानते हैं? खुमान, असली खुमान जो है वो, ये जो खुमान रासो में जो खुमान है वो क्या है? खुमान द्वितीय ही है। ये किसका मानना है? रामचंद्र शुक्ल का मानना है। ये छोटी छोटी बातें जब आपके एग्जाम में आती है तो आपके लिए मोटी हो जाती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बोधगान ओ दोहा का संपादन किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोधगान ओ दोहा का संपादन किसने किया था? ये पूछा गया है। हरप्रसाद शास्त्री जी ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, राहुल सांकरत्यान ने। तो बोधगान ओ दोहा सबसे पहले तो सिद्धों की रचना का संपादन बांग्ला भाषा में किया था। किसने किया था? बांग्ला भाषा में बोधगान ओ दोहा नाम से किया था। नाम क्या दिया था? बोधगान ओ दोहा। पूछा गया कि इसका संपादन किसने किया था? तो इसका संपादन किया था हरप्रसाद शास्त्री जी ने। याद रखना है, बोधगान ओ दोहा सिद्धों की रचनाओं का संपादन करने वाले बांग्ला भाषा में कौन है? कौन है ये? हरप्रसाद शास्त्री। चंद्रधर शर्मा गुलेरी और राहुल सांकरत्यान अपभ्रंश को क्या कहते हैं? पुरानी हिंदी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि शकुन तकिया किसकी व्यंग्यात्मक रचना है? एक रचना दी गई है शकुन तकिया और पूछा गया है ये किसकी व्यंग्यात्मक रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामवर सिंह की, विद्यानिवास मिश्र की या कुबेरनाथ राय की? तो बताना है दोस्तों ये रचना किसकी है, क्या है? ये एक व्यंग्यात्मक रचना है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो शकुन तकिया ये रचना किसके द्वारा लिखी गई थी? नामवर सिंह के द्वारा ये रचना लिखी गई है। और ये कब लिखी गई है ये भी याद रखना है, 2021 में एक करंट की रचना है, आपसे पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। तो याद रखना है कि जो शकुन तकिया रचना है व्यंग्यात्मक, ये नामवर सिंह के द्वारा कब लिखी गई थी? 2021 में ये रचना इन्होंने लिखी थी। अब बात करते हैं विद्यानिवास मिश्र की। तो विद्यानिवास मिश्र जी का जो पहला निबंध आता है वो कौन सा आता है? चितवन की छाह। पहला निबंध कौन सा है विद्यानिवास मिश्र का? चितवन की छाह, जो 1953 में लिखा गया था। कुबेरनाथ राय जी का पहला निबंध आपसे बार बार पूछा जाता है और सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि कुबेरनाथ राय ललित निबंधकार थे, लेकिन ललित निबंधकारों में अलग अलग कैटेगरी हो जाती है। तो ये कुबेरनाथ राय जी आते हैं, ये रस धर्मा, क्या बताया है मैंने? रस धर्मा ललित निबंधकार थे। कौन? कुबेरनाथ राय। और इनका पहला निबंध आता है, इनका पहला निबंध कुबेरनाथ राय की जी के द्वारा प्रिया नीलकंठी करके इनका एक क्या आता है? निबंध आता है। और जो ये निबंध लिखते हैं ये किसकी प्रेरणा से लिखते हैं? धर्मवीर भारती। क्या बताया है मैंने? धर्मवीर भारती। एक आते हैं डॉक्टर धर्मवीर, एक आते हैं धर्मवीर भारती। ये धर्मवीर भारती कौन से हैं? जिन्होंने अंधायुग नाटक लिखा था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जैन मुनियों ने हेमचंद्र अपनी विद्या और पांडित्य के लिए अत्यंत विख्यात थे। जैन मुनियों में बताए गए हेमचंद्र अपनी विद्या और पांडित्य के लिए क्या थे? ये विख्यात थे। पूछा गया है हेमचंद्र के बारे में यह कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नामवर सिंह का, डॉक्टर नगेंद्र का, डॉक्टर बच्चन सिंह का। तो जैन मुनियों में जो हेमचंद्र आए हैं वो अपनी विद्या और पांडित्य के लिए विख्यात थे, ये कहने वाले कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने ये हेमचंद्र के बारे में कहा है। इसीलिए कहते हूँ कि ऑथेंटिक बुक पढ़ो। जब तक आप बुक को नहीं पढ़ोगे, टेक्स्ट बुक को, जो आपके हिंदी साहित्य में जो ग्रंथ लिखे गए हैं आलोचकों के द्वारा, वो नहीं पढ़ोगे तब तक आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। मान लीजिए यही पंक्ति आपसे एग्जाम में दे दी जाए और आपको नहीं पता तो आप गलत पर ही टिक करके आओगे। वो अलग बात है कि आप लोगों का तुक्का लग जाए तो अच्छी बात है।
कीर्तिलता अपने समय का सुंदर ग्रंथ है। ये कहाँ आएगा यहाँ पे कि कीर्तिलता जो है वो अपने समय का सुंदर ग्रंथ है। यह किसका कथन है? डॉक्टर बच्चन सिंह का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नामवर सिंह का या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का? तो ये कहने वाले कौन है कि कीर्तिलता अपने समय का सुंदर ग्रंथ है? तो ये किसने कहा है? ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये कहा गया है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये दो रचनाएं किसकी हैं? ये रचनाएं आती हैं विद्यापति की। और विद्यापति और अमीर खुसरो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के प्रकरण 4 के अंतर्गत यानी जो फुटकल रचनाएं है वहां पर इनको जगह दी है। विद्यापति के बारे में आपसे बार बार एक कथन पूछा जाता है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, बस इतना सा पकड़ लेना, चश्मे को पकड़ लेना और चश्मा जहां पर आ जाए समझ लेना। विद्यापति के बारे में कौन कह रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ इसका आंसर आप लोगों को पता चल गया है। किसने कहा है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखक को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। कहां से क्वेश्चन है? भारतेंदु युग से क्वेश्चन है। और किसने कहा है ये कि जो भारतेंदु युग के मंडल के जो कवि हुए हैं वो सफल किस में हुए हैं? निबंध रचना में हुए हैं, न कि कविता और नाटक में। सब जानते हैं कि हमारा जो रीतिकाल है, रीतिकाल से पहले, आधुनिक काल से पहले रीतिकाल तक हमारा सिर्फ पद्य लिखा गया था, काव्य सॉरी हाँ पद्य लिखा गया था, लेकिन गद्य के बारे में वहां पर कोई भी जिक्र नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही आधुनिक काल शुरू होता है, आधुनिक काल में भारतेंदु युग से क्या हो जाता है? काव्य रचनाएं लिखनी शुरू हो जाती हैं। सॉरी, काव्य रचनाओं के साथ आपका जो गद्य वाला भाग है जिसमें निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, रिपोर्टाज, संस्मरण, एकांकी, यात्रा वृत्तांत, सब कुछ मतलब हिंदी की जो अन्य गद्य विधाओं में सम्मिलित होते हैं वो आधुनिक युग से प्रारंभ हो जाता है। तो जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखक को निबंध रचना में मिली उतनी उनको कविता और नाटकों में नहीं मिली। ये कथन आपसे पूछा गया है और पूछा गया ये किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, शमशेर बहादुर सिंह ने या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने? तो ये कहने वाले कौन से आलोचक हैं? ये कहते हैं रामविलास शर्मा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और आगे भी पूछा जाएगा। तो भारतेंदु मंडल के कवियों या लेखकों के बारे में कहते हैं कि ये सिर्फ निबंध रचना में ही इनको सफलता मिली थी, कविता और नाटक में ये इतने सफल नहीं हुए। तो ये कहने वाले हैं रामविलास शर्मा। अगर रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं तो रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु की गणना कहां पर करते हैं? एक तो पद्माकर और द्विजदेव, रीतिकाल के दो कवि आते हैं पद्माकर और द्विजदेव, उनसे इनकी तुलना करते हैं। शमशेर बहादुर सिंह आपके दूसरे शतक में आते हैं और इनका जन्म कब हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह का 1911 में जन्म हुआ था। दूसरे शतक से ये बिलोंग करते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जिन्होंने शतक का संपादन किया था और 1911 में ही इनका जन्म होता है। 1911 में आपके हिंदी साहित्य में 4 ऐसे कवि या लेखक महान हुए हैं जिनका जन्म हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह का 1911 में, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का 1911 में, नागार्जुन जी का 1911 में और एक आते हैं केदारनाथ अग्रवाल। कौन आते हैं? केदारनाथ अग्रवाल। इनका जन्म भी कब होता है? 1911 में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया गया है कि असंगत है? यहाँ पर आपसे फिर से असंगत पूछा गया है। क्या युगवाणी कविता पंत की है? युग का मोल जो कविता है क्या ये शिव मंगल सिंह सुमन की है? युग धारा कविता क्या ये नागार्जुन की है? युग की गंगा क्या ये केदारनाथ सिंह की कविता है? आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी रचना है, पंक्ति है जो मैच नहीं करती। आपको गलत यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं पंत के ऊपर। पंत का जो काव्य है उसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इनकी छायावादी रचनाएं आती हैं जिसमें आती हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। इसके बाद इनकी आती है प्रगतिवादी रचनाएं जिसमें युगांत, युगवाणी और ग्राम्य। तो ये पंत की रचना है और कैसी रचना बताई गई है? ये प्रगतिवादी रचना है। युग का मोल, युग का मोल किसकी रचना है? शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है। आपकी एनसीईआरटी 8th क्लास में एक कविता लगी हुई है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। युगधारा, युगधारा किसकी रचना है? नागार्जुन जी की रचना है। नागार्जुन जी का जन्म मैंने अभी बताया था 1911 में हुआ था। युग की गंगा, युग की गंगा केदारनाथ सिंह की रचना नहीं बल्कि किसकी है? ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। बस एक अक्षर का पीछे हेरफेर कर दिया है। एग्जामिनर आपको ऐसे ही घुमाता है तो ध्यान रखना है। केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल की क्या है? ये रचना है। केदारनाथ अग्रवाल है
प्रगतिवादी कवि और केदारनाथ सिंह है आपके प्रयोगवादी कवि। तो तीसरे सप्तक, तो केदारनाथ सिंह कहां से बिलोंग करते हैं? जो तीसरा सप्तक आता है वहां से ये, तीसरा जो तार सप्तक आता है वहां से ये बिलोंग करते हैं। केदारनाथ अग्रवाल है प्रगतिवादी कवि, नागार्जुन जी भी है प्रगतिवादी कवि, शिव मंगल सिंह सुमन है प्रगतिवादी कवि। युग जो पंत जी हैं वो क्या है आपके छायावादी कवियों में गिने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि संगत है। काव्य शास्त्र से क्वेश्चन पूछा और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा संगत है? अर्थ क्रिया पेतम काव्यम भामा ने कहा है, शब्दार्थ सहित काव्यम दंडी ने कहा है, शरीरम ताव दिष्टात वेक्षिणा पदावली भरत मुनि ने कहा है, काव्य ग्राहम अलंकार सौंदर्य अलंकारम ये क्या वामन ने कहा है? तो बताना है कि इसमें से कौन सा संगत है। तो काव्य ग्राहम अलंकार सौंदर्यम अलंकारम ये किसने कहा है? ये वामन के द्वारा कहा गया है। तो ये क्या है आपका सही है। वामन, वामन जो है वो 8वीं शताब्दी के कवि हैं और वामन के द्वारा ग्रंथ दिया गया था काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, यानी इन्होंने गुणों के ऊपर सबसे ज्यादा बात की है। और इन्होंने कौन सा संप्रदाय दिया था? रीति संप्रदाय जो है वो वामन के द्वारा दिया गया था। आपके पीजीटी जो 2024 का पेपर हुआ था या 2023 का मुझे याद तो नहीं, वहां से 4 क्वेश्चन देख लो वामन से पूछे गए थे। अब बात करते हैं अर्थ क्रिया पेतम काव्यम ये किसने कहा है? ये भरत मुनि के द्वारा कहा गया है। शब्दार्थो सहितो काव्यम ये किसने कहा था? ये कहा था भामा ने। और शरीरम तावदिष्टात वेक्षिणा पदावली ये कहा गया था दंडी के द्वारा। भामा जो है वो आपके अलंकारवादी आचार्य हैं जिन्होंने कौन सा ग्रंथ दिया था? इनके ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य अलंकार। भामा के ग्रंथ का क्या नाम है? काव्य अलंकार। दंडी, दंडी क्या थे? दंडी भी अलंकारवादी आचार्य थे और दंडी के ग्रंथ का क्या नाम था? काव्य दर्श। और भरत मुनि सब जानते हैं कि नाट्य शास्त्र इन्होंने एक ग्रंथ दिया और नाट्य शास्त्र जो ग्रंथ है इसमें ये 17वें अध्याय में तो अलंकारों की बात करते हैं जिसमें 4 अलंकार बताते हैं, उपमा, रूपक, दीपक और यमक। भरत मुनि के द्वारा कितने अलंकार बताए गए हैं पूछा जाता है बार बार आपके एग्जाम में, चाहे आप पीजीटी का एचनेट का पीवाई के उठा के देख लेना, वहां पर यह पूछा गया था कि निम्न में से भरत मुनि के द्वारा कौन सा अलंकार नहीं माना गया है? तो 4 अलंकार भरत मुनि के द्वारा दिए गए हैं, फिर से बता देती हूँ कौन कौन से दिए गए हैं, उपमा, रूपक, दीपक और यमक। और भरत मुनि के द्वारा 8 रस बताए गए हैं। कितने रस बताए गए हैं? 8 रस। और 9वां रस जो दिया गया है उद्भट के द्वारा दिया गया है शांत रस। उसके बाद आपका भक्ति रस और वात्सल्य रस ये अलग अलग आलोचकों के द्वारा मतलब रसवादी जो हुए हैं उन्होंने दिया है। तो मैंने बता दिया कि जो भामा थे वो अलंकारवादी आचार्य थे, अलंकार संप्रदाय दिया था। दंडी क्या थे? दंडी ने कौन सा ग्रंथ दिया था? काव्यदर्श दिया था। भरत मुनि रस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं और जो नाट्य शास्त्र ग्रंथ किसका है? भरत मुनि का है। और वामन क्या है? रीति संप्रदाय और गुणों के ऊपर बात किसने की थी? वामन ने की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हिंदी प्रदेश में कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कृत को कूपजल और भाका को बहता नीर कहा है। यह किसका कथन है? डॉक्टर बच्चन सिंह का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नामवर सिंह का। तो कबीर के बारे में कहा है कि हिंदी प्रदेश में कबीर पहले व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने संस्कृत को तो क्या कहा था? कूप जल कहा था और बाखा को बहता नीर कहा था। यहाँ पर क्या समझते हो कि जो हमारी भाषा है हिंदी किसकी जननी है? वो संस्कृत की जननी है। संस्कृत से क्या निकली है? आपकी लौकिक संस्कृत और क्या आती है? आपकी वैदिक संस्कृत। यानी संस्कृत से आपके सबसे पहले वेद आते हैं और फिर क्या आते हैं? लोक। वैदिक संस्कृत से फिर आपके 4 वेद निकलते हैं, कौन कौन से सब जानते हैं। और लौकिक संस्कृत से क्या निकलते हैं? आपकी जो रामायण और महाभारत है ये किस में लिखे गए थे? लौकिक संस्कृत में लिखे गए थे। लौकिक संस्कृत के बाद आती है पाली, पाली से फिर आती है आपकी प्राकृत और प्राकृत से फिर क्या आती है? अपभ्रंश। अप क्या आती है? आपकी अपभ्रंश। और अपभ्रंश को ही क्या कहा जाता है? अवहट कहा जाता है। अपभ्रंश से फिर आपकी निकलती है शौरसेनी हिंदी निकलती है। शौरसेनी से फिर आपकी क्या निकलती है? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी से फिर आपकी 5 बोलियां निकलती हैं जिसमें कौन कौन सी आती है? आपकी हरियाणवी आती है, आपकी ब्रज भाषा आती है, बुंदेली आती है, कन्नौजी आती है और आपकी खड़ी बोली आती है। और जो खड़ी बोली आज जो हमारे संविधान में जिसको मानक भाषा प्रीनिष्ठ भाषा के रूप में मान्यता दी गई है यही क्या है? आपकी हिंदी है। देख लो आपका हिंदी का जो क्रम है वो कैसे आगे बढ़ा है। तो यही बात यहाँ पर की गई है कि जो संस्कृत को कूप जल यानी कि कुएं में जो पानी रहता है और कुएं का
पानी कभी समाप्त नहीं होता। और लेकिन जो भाखा है, लेकिन जो और अन्य भाषाएं लिखती हैं निकली है, वो क्या है, एक बहता नीर है। जैसे कि पानी है, वो पानी एक जगह पर टिक कर नहीं रहता, क्या होता है, वो बहता है। उसी प्रकार से हमारी जो भाषा है, उसका जो जो हमारा समय बदलता है, उसी के साथ भाषा भी क्या है, परिवर्तनशील है। लेकिन जो संस्कृत भाषा है, वो आज भी पहले थी वैसे ही आज भी बनी हुई है। लेकिन संस्कृत से जो अनेक भाषाएं निकली हैं, वो क्या है, भाका यानी कि बहता नीर है। तो ये कथन बताया है, किसने कहा है, तो ये कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। याद रखना है किसने कहा है, ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कि हिंदी प्रदेश में कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कृत को तो क्या कहा था, कूपजल कहा था, और बाखा को क्या कहा था, बहता नीर कहा था। ये कहने वाले कौन है, ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया गया है कि कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने थे। भारतीय काव्य शास्त्र से क्वेश्चन है, कुंतक ने कौन सा संप्रदाय दिया था, वक्रोक्ति संप्रदाय दिया था। वैसे वक्रोक्ति आपके अलंकार में गिना जाता है। अलंकार को दो भागों में बांटा जाता है, आप सब जानते हैं, शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार। शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार। जो शब्दा अलंकार होता है, इसके फिर चार आगे कौन कौन से अलंकार आते हैं, आपका उपमा, रूपक, यमक, और आपका एक आता है उपमा, सॉरी, अनुप्रास आता है, आपका उपमा, कंफ्यूज हो गई मैं ही, आपका अनुप्रास आता है, आपका यमक आता है, सलेस आता है, और एक आपका कौन सा आता है, वक्रोक्ति आता है। लेकिन कुंतक ने क्या दिया था, वक्रोक्ति संप्रदाय दिया था। वक्रोक्ति का अर्थ क्या होता है कि बात को कहने का ढंग, यानी आप किस तरह से उस बात को दूसरे के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। ये कौन मानते हैं, ये मानते हैं कुंतक। और कुंतक बताते हैं कि वक्रोक्ति के कितने भेद हैं, ये आपसे पूछा गया है। क्या 6 भेद मानते हैं, 5 मानते हैं, 3 मानते हैं, या 1 मानते हैं। तो आपको बताना है कि कुंतक ने वक्रोक्ति संप्रदाय दिया था। कुंतक के ग्रंथ का क्या नाम है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो कुंतक अपने ग्रंथ में 6 भाग मानते हैं, किसके, वक्रोक्ति के। वक्रोक्ति के कितने भाग बताए हैं इन्होंने, 6 भाग बताए हैं, जिनमें आपका पद पूर्वार्ध वक्रता आता है, पद उत्तरार्ध वक्रता आता है, प्रकरण आता है। इस तरह करके ये 6 भागों में अपने इस ग्रंथ में वक्रोक्ति को बांटते हैं। आगे बात करते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। कहां से क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर, जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारे हिंदी साहित्य में मिला है। पूछा गया है कि उनकी रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है आप लोगों को। कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है, रश्मिरथी है, आत्मा की आंखें हैं। आत्मा की आंखें, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी या उर्वशी। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, आत्मा की आंखें, या फिर उर्वशी है, रश्मिरथी है, कुरुक्षेत्र है, आत्मा की आंखें। उर्वशी नाम से 2 रचनाएं आती हैं। एक तो आती है जयशंकर प्रसाद की उर्वशी, 1909 में लिखी गई थी। एक आती है उर्वशी गीति नाट्य, किसका, रामधारी सिंह दिनकर का, 1961 में ये रचना लिखी गई थी। और इसी रचना के ऊपर रामधारी सिंह दिनकर को क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रामधारी सिंह दिनकर की इस रचना को काम अध्यात्म रचना भी बताया जाता है। काम जो अध्यात्म रचना है, इस रचना को बताया गया है। तो अब आप लोगों को इसका क्रम बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कब आती है, 1940 में आई थी, और ये क्या है, एक खंड काव्य है। उर्वशी, उर्वशी कब आई थी, 1961 में ये रचना आती है। रश्मिरथी, रश्मिरथी कब आती है, रश्मिरथी आती है 1952 में। और आत्मा की आंखें, हारे का हरिनाम, आत्मा की आंखें का प्रकाशन वर्ष क्या है, एक बार मैं देख लेती हूँ भाई, कहीं आप लोगों को मैं ताकि मैं आप लोगों को सही बता सकूं। हाँ, आत्मा की जो आंखें हैं, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1964 इसका प्रकाशन वर्ष दिया गया है। जो कुरुक्षेत्र है वो आपका खंड काव्य नहीं बेटा, ये क्या है, आपका प्रबंध काव्य है। एक बार फिर से बताती हूँ, कुरुक्षेत्र कब लिखा गया था, 1940 में लिखा था, और ये क्या है, प्रबंध काव्य है। क्योंकि आपसे इनका जो काव्य रूप है वो भी पूछा जाता है। याद रखना, कुरुक्षेत्र क्या है, एक प्रबंध काव्य है। उर्वशी कब लिखा था, 1961 में लिखा था, और ये भी क्या है, एक प्रबंध रचना है। रश्मिरथी लिखा गया था, रश्मिरथी कब लिखा था, 1952 में लिखा था, और रश्मिरथी क्या है, एक खंड काव्य है। आत्मा की आंखें क्या है, इनकी कविता है, और ये कब आती है, अभी बताया है मैंने, 1964 में ये रचना आई थी। तो अब देख लेते हैं इसका क्रम क्या जाएगा। सबसे पहले कुरुक्षेत्र आएगी, तो कुरुक्षेत्र आपकी 2 मतलब ऑप्शन में है, तो ऑप्शन जो डी है और बी है वो तो पहले ही चला जाता है। अब बात करते हैं, कुरुक्षेत्र के बाद कौन सी रचना आती है, आपकी रश्मिरथी आती है। तो पहले कुरुक्षेत्र, फिर रश्मिरथी, फिर आती है उर्वशी, और फिर आती है आत्मा की आंखें। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है, यहाँ पर सही हो जाता है। रश्मिरथी किसके ऊपर लिखा गया है, पूछा जाता है आपसे। रश्मिरथी जो है, वो जो कर्ण हुए हैं ना महाभारत में, उसके ऊपर लिखा गया है। और ये क्या बताया मैंने, खंड काव्य बताया है। जो उर्वशी है, ये उर्वशी नाम की जो क्या अप्सरा हुई है वो, और पुरवा नाम के इसमें क्या है, नायक है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया है कि यह केवल राजनीतिक संघर्ष का काल नहीं था, केवल सामाजिक शक्तियों में एक दूसरे से टकराने का समय नहीं था, बल्कि एक नवीन युग के जन्म लेने का समय था। आधुनिक काल के बारे में यह कथन किसका है? यानी जो राजनीतिक संघर्ष रीतिकाल में जो चला था, यह केवल राजनीतिक संघर्ष का काल नहीं था, सामाजिक शक्तियों के आपस में टकराने का भी काल नहीं था, बल्कि क्या था, एक नए युग का यहाँ पर क्या हुआ है, जन्म हुआ है। नए विचार, नई भाषा, आपकी जो नए काव्य हैं, नए गद्य जो भाग है वो लिखा गया था। तो बताया गया है कि आधुनिक काल के बारे में ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर बच्चन सिंह का, रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का। तो बताना है कि ये आधुनिक काल के बारे में ये परिभाषा कौन बता रहे हैं? तो ये बता रहे हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने कहा है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा आधुनिक काल के ऊपर कहा गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज आप राइट आंसर हो जाता है। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। भले ही थोड़े क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल खोल कर मैंने आप लोगों के सामने रखा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।